मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के विद्यार्थियों को, जो स्नातकोत्तर हिंदी तृतीय संभाग के विद्यार्थी हैं, उन्हें उनके पाठ्यक्रम में आए भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत रीति संप्रदाय पर प्रकाश डालूंगी। रीति संप्रदाय आज का शीर्षक, जिस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं। रीति शब्द की व्युत्पत्ति रिंग धातु में रण प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ है मार्ग, पंथ, गति, शैली आदि। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में रीति की परिभाषा देते हुए कहा है, विशिष्ट पद रचना रीति, अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। विशिष्ट को स्पष्ट करते हुए वे पुनः कहते हैं विशेषो गुणात्मा, अर्थात यह विशिष्टता गुण से आती है। अर्थात काव्य में गुणात्मक पद रचना को रीति कहते हैं। गुणात्मकता से उनका अभिप्राय ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि काव्य गुणों से है। उक्त विवेचन के आधार पर रीति की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है, प्रसाद, ओज, माधुर्य आदि गुणों से युक्त पद रचना रीति है। इसलिए रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। गुणों को काव्य का शोभा कारक धर्म मानते हुए आचार्य वामन ने लिखा है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मो गुणा, अर्थात गुण काव्य के शोभा कारक धर्म है। अतः वामन के अनुसार शब्दगत और अर्थगत सौंदर्य से संपन्न पद योजना को रीति कहते हैं। आचार्य दंडी अलंकार को काव्य का शोभा कारक धर्म मानते हैं। अतः यह कहना उचित होगा कि दंडी जिसे अलंकार कहते हैं, वामन उसी को गुण कहते हैं। गुणों के भेद। आचार्य वामन के अनुसार गुण दो प्रकार के होते हैं, शब्दगत और अर्थगत। इनमें से प्रत्येक के अंतर्गत 10-10 गुण हैं, जिसके नाम इस प्रकार हैं। पहला ओज, दूसरा प्रसाद, तीसरा श्लेष, चौथा समता, पांचवा समाधि, छठा माधुर्य, सातवां सौकुमार्य, आठवां उदारता, नौवां अर्थ व्यक्ति और 10वां कांति। इस प्रकार वामन ने कुल 20 गुण माने हैं, 10 शब्दगत और 10 अर्थगत। आचार्य मम्मट ने गुणों की संख्या केवल 3 तक सीमित रखी है और इसके अंतर्गत माधुर्य, प्रसाद और ओज को ही स्वीकार किया है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए कहा है, रीतिरात्मा काव्यस्य। रीति के भेद। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं। पहला वैदर्भी रीति, दूसरा गौड़ी रीति और तीसरा पांचाली रीति। वैदर्भी रीति, इसमें माधुर्य व्यंजक वर्णों की योजना की जाती है, जो श्रुति मधुर एवं संगीतात्मक होते हैं। मम्मट ने इसके मूल में केवल माधुर्य गुण को ही स्वीकार किया है। वैदर्भी रीति से युक्त बिहारी का एक दोहा उदाहरण स्वरूप, रस सिंगार मज्जनु किए कंजनु मंजनु दैन, अंजनु रंजनु हूँ बिना खंजनु गंजनु नैन। ललित पद योजना के कारण यह श्रृंगार, करुण, हास्य रसों की अभिव्यक्ति में सहायक होती है। दूसरा गौड़ी रीति। गौड़ी रीति में ओजपूर्ण वर्णों की योजना की जाती है। संयुक्त व्यंजन ट वर्ग, तालव्य स, मूर्धन्य स आदि वर्णों का प्रयोग बहुलता से होता है। पद योजना दीर्घ समासों से युक्त होती है। परुष वर्णों के कारण यह रीति वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रसों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। वीर एवं रौद्र रसों का यह मूल आधार है।
सौकुमार एवं माधुर्य गुणों का अभाव होने से इसे परुषावृत्ति भी कहा गया है। गौड़ी रीति का एक उदाहरण। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहि, खप्पर नहीं खग अलुझहि जुझहि, सुभट भटन दहावहि। तीसरा, पांचाली रीति। माधुर्य और सौकुमार्य गुणों से युक्त, गाढ़ बंध से रहित, शिथिल पद वाली यह रचना, जिसमें लघु समासों का प्रयोग किया गया हो, पांचाली रीति कहलाती है। यह वैदर्भी और गौड़ी के बीच की रीति है। पद योजना यथासंभव कोमलता लिए रहती है, इसलिए मम्मट ने इसे कोमलावृत्ति कहा है। पद्माकर का यह छंद पांचाली रीति का उदाहरण है। राती न सुहातु पर भात आली, जब मन लागी जात काहू निर्मोही सौ। वामन के अनुसार वैदर्भी रीति में सभी गुण रहते हैं, जबकि गौड़ी में केवल 2 गुण, ओज और कांति विद्यमान होते हैं। पांचाली में भी केवल 2 ही गुण, माधुर्य और सौकुमार्य रहते हैं। इन तीनों रीतियों के भीतर काव्य इस प्रकार समाविष्ट हो जाता है जिस प्रकार रेखाओं के भीतर चित्र। रीति का खंडन करने पर भी परवर्ती आचार्यों ने रीति को किसी न किसी रूप में स्वीकार अवश्य किया है, भले ही उसका नामकरण किसी और रूप में क्यों न किया हो। आचार्य कुंतक, जो वक्रोक्ति को काव्य का प्राण मानते हैं, रीति को उस अर्थ में स्वीकार नहीं किया है जो वामन को अभिप्रेत है। उन्होंने रीति को एक नई दिशा प्रदान की और उसे कवि के स्वभाव से संबद्ध माना। उन्होंने रीति के लिए नए नाम सुझाए। पहला, सुकुमार मार्ग वैदर्भी रीति, दूसरा विचित्र मार्ग गौड़ी रीति, और तीसरा मध्यम मार्ग पांचाली रीति। इस प्रकार आचार्य कुंतक रीति को मार्ग कहते हैं। आचार्य मम्मट द्वारा रीति विवेचन। आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति का पर्याय मानते हुए उसे वृत्ति नाम से 3 भागों में विभाजित किया। पहला, उपनागरिका वृत्ति, जिसे वामन ने वैदर्भी रीति कहा है। दूसरा, परुषा रीति, जिसे वामन ने गौड़ी रीति कहा है, और तीसरा, कोमला वृत्ति, जो पांचाली रीति कहलाती है। इसके अलावा आचार्य विश्वनाथ द्वारा भी रीति का विवेचन किया गया है और उन्होंने पद संघटना का नाम रीति के बदले दिया है और उसे काव्य की आत्मा स्वीकार नहीं किया है। आनंदवर्धन ने भी रीति पर विचार किया है और पद संघटना का नाम देकर उसका मूल आधार समास को माना है। यह गुणों पर अवलंबित है और रसों को अभिव्यक्त करती है। रीति का महत्व। अलंकार संप्रदाय की अपेक्षा रीति संप्रदाय अधिक विकसित संप्रदाय है। दूसरा, काव्य का मूल रूप क्या है, इसका विवेचन रीति संप्रदाय में अधिक तार्किकता से किया गया है। तीसरा, वामन ने रीति संप्रदाय के अंतर्गत गुणों के विवेचन द्वारा अलंकार से उनका पार्थक्य दिखलाया। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चौथा, अलंकार संप्रदाय की अपेक्षा इस संप्रदाय के आलोचकों की दृष्टि गहरी तथा पैनी है।
भामह आदि अलंकारवादी आचार्य रस को काव्य में बहिरंग साधन मानते हैं, जबकि वामन ने रीति विवेचन के द्वारा रस को काव्य के अंतर्गत धर्मों में गिना और इस प्रकार रस की महत्ता स्पष्ट की। वामन रस को कांति नामक अर्थगत गुण के अंतर्गत मानते हैं। पांचवा, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में रीति को शैली स्टाइल कहा गया है और इसे काव्य के 4 तत्वों में से एक माना गया। इस शैली तत्व को वे लेखक के व्यक्तित्व से संबंधित मानते हैं। निष्कर्ष, उक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भले ही रीति को काव्य का सर्वप्रमुख तत्व या प्राण तत्व न माना जाए, किंतु रीति संप्रदाय का काव्य शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।